सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस में भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली होता क्या है कि ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा होता है तुम्हारा पायरूवेट के अंदर में, ठीक है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? हमारा पायरूवेट में। ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक कॉमन पाथवे होता है, चाहे एरोबिक हो रहा हो या एनारोबिक कंडीशन हो। मतलब बेसिकली चाहे वो एरोबिक पाथवे हो एनारोबिक पाथवे, ग्लाइकोलिसिस कॉमन है दोनों के अंदर में। जैसे कि आरबीसी होता है ना, तो आरबीसी में सिर्फ यही एक सोर्स होता है एनर्जी का। ये सब बाद में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले जो ग्लूकोज आता है वो हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में या ग्लूकोकाइनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे ये जब कन्वर्ट हो रहा होता है उस समय एटीपी जो होता है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे कि जो हेक्सोकाइनेज यूज़ करते हैं ग्लूकोकाइनेज, ये दोनों दोनों जैसे कि ना हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज स्पेसिफिकली सिर्फ ग्लूकोज के लिए ही यूज़ होता है, जबकि हेक्सोकाइनेज और भी चीज़ें होती हैं जिसमें ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसके बीच के हम लोग कुछ पॉइंट्स भी पढ़ेंगे आगे जाकर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है आइसोमरेज के प्रेजेंस में, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों आइसोमर्स ही हैं, ठीक है। कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमरेज के प्रेजेंस में। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे भी जब कन्वर्ट हो रहा होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यहाँ पे एटीपी जो होता है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली यूटिलाइज कर रहा है एटीपी को। एक एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हुआ और एक एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हुआ। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में हो रहा है। बेसिकली ये स्टेप जो होता है वो कमिटेड स्टेप होता है। इसका मतलब क्या है कि कमिटेड स्टेप है? कमिटेड स्टेप का मतलब ये होता है कि अगर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, ये जो सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो कमिटेड है सिर्फ इसी के लिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कहीं और भी चला जाएगा और वहाँ पे भी जाके रिएक्शन कर लेगा, नहीं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट सिर्फ स्पेसिफिकली यहीं के लिए कमिटेड है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता ही है, मतलब कि होगा। किसी और में कोई और रिएक्शन में जाके पार्टिसिपेट नहीं करता है, फिर कहीं और हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कमिटेड स्टेप। और यही स्टेप जो होता है तुम्हारा रेट लिमिटिंग स्टेप भी होता है। रेट लिमिटिंग स्टेप हम लोग उस स्टेप को कहते हैं जो स्लोवेस्ट होता है। और याद रखना कि जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है वो इरिवर्सिबल स्टेप होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो स्टेप है वो इरिवर्सिबल स्टेप है। इवन जो ये वाला स्टेप है ये भी इरिवर्सिबल स्टेप ही होता है। उसके बाद जो तुम्हारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है वो एल्डोलेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा डीएचएपी में और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये जो डीएचएपी होता है ये आइसोमरेज के प्रेजेंस में तुम्हारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ रहा है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में। यहाँ पे बेसिकली NAD+ जो होता है वो NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि NAD+ जो होता है वो NADH+H+ में कन्वर्ट हो गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। फिर उसके बाद जो तुम्हारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे एक ATP बन रहा है, ठीक है। ये ATP जो बन रहा है तुम्हारा इसको SLP कह रहे हैं, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट फिर म्यूटेज के प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो तुम्हारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो इनोलेज के प्रेजेंस में और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में बेसिकली फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो तुम्हारा इनोलेज होता है इसको फ्लोराइड आयन ने इसको इनहिबिट कर सकता है। इसके बारे में भी हम लोग एक क्लिनिकल पढ़ेंगे अभी। उसके बाद जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है वो ADP को ATP में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम और फिर पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है और कन्वर्ट होते टाइम ATP भी बन रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है? तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है। पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो बेसिकली होता है वो एक्टिव होता है तुम्हारा डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में। इंसुलिन जो होता है वो इसको फेवर करता है बेसिकली, मतलब इसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कराता है बेसिकली। तो ये डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में पायरुवेट काइनेज एक्टिव होता है। उसके बाद जो तुम्हारा पायरुवेट बना है वो NADH+H+ के प्रेजेंस में NAD+ में तो कन्वर्ट होगा और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, जब यहाँ पे NADH+H+ NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है
और ये जो कंडीशन तो हम बता रहे हैं यहाँ से हमने ये स्पेसिफिक नहीं है कि यही होगा, ठीक है। ये तब होगा जब तुम्हारे पास एनारोबिक कंडीशन है। अगर तुम्हारे पास एरोबिक कंडीशन होगा तो तुमको पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है और फिर आगे का रिएक्शन वहाँ पे होता है। ये था तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस के कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स, मतलब सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ग्लाइकोलिसिस का पूरा साइकिल। अब हम लोग उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखो हम लोग उस पॉइंट्स को कवर नहीं कर रहे हैं जो बहुत बेसिक है, जैसे कि ये पढ़ते हैं ना कि ये सिर्फ एनारोबिक कंडीशन वगैरह वगैरह जो फालतू से पॉइंट्स होते हैं। हम लोग मेन टॉप पॉइंट पे ही फोकस करेंगे, जैसे क्लिनिकल्स के बारे में हम लोग एक देखते हैं, ठीक है। यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कि ग्लाइकोलिसिस में ना, जब ग्लाइकोलिसिस हो रहा होता है बेसिकली पूरे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कार्बन स्केलेटन ये प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो ये कार्बन स्केलेटन जो प्रोवाइड करता है उसको हम लोग यूज़ करके नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बना सकते हैं और ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट भी बनाने में हेल्प करता है। बेसिकली जो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे जब मतलब पूरे ग्लाइकोलिसिस में कुछ ऐसे इंटरमीडिएट बनते हैं जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड को बनाने में हेल्प करता है और इवन ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट को भी बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि तुम्हारा जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट होता है, अभी हमने पढ़ा था, जब अभी पीछे हमने पढ़ा था ना कि हमारा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट था, वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो वो बेसिकली क्या कर सकता है कि उसको कन्वर्ट करा सकता है। ये जो है ये कन्वर्ट हो सकता है सीरीन में, सीरीन फर्दर कन्वर्ट हो सकती है ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन फर्दर कन्वर्ट हो सकती है सिस्टीन में। जब मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ोगे ना तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट मेन पॉइंट ये हो रहा है कि हमारा ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट जो है वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बना रहा है। और ग्लिसरॉल पार्ट के लिए अगर हम लोगों को, तो अगर तुम लोग को याद हो कि हमने DHAP पढ़ा था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बारे में, वो जो DHAP होता है वो फर्दर आइसोमरेज के प्रेजेंस में तुम्हारा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना रहता है। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था ना, ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तुम्हारा TAG के सिंथेसिस में, मतलब रोल प्ले करता है बेसिकली। तो वो भी फैट में वो भी यूज़ हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया कि ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड भी बना रहा है और ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट में भी हेल्प कर रहा है बनाने में। दूसरा पॉइंट है कार्डियक मसल्स के बारे में। बेसिकली जो हमारे पास कार्डियक मसल्स होता है, जब वहाँ पे इस्केमिक अटैक आ जाता है तो ग्लाइकोलिसिस बहुत कम एक्टिव होता है। पर ऐसा क्यों होता है? देखो, जब वहाँ पे अगर होना चाहिए था, हमने बोला ग्लाइकोलिसिस तो एरोबिक कंडीशन में भी हो रहा है, एनारोबिक में भी हो रहा है, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था कि कार्डियक मसल्स का लेस एक्टिव हो जाना चाहिए, मतलब ग्लाइकोलिसिस को लेस एक्टिव हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस होता है, देखो कहीं कहीं क्या होता है ना कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, मतलब एनारोबिक पाथवे को फॉलो करता है, कहीं वो एरोबिक पाथवे वगैरह को फॉलो कर लेता है। यहाँ पे जो मान लो कि अगर तुम्हारा इश्कीमिया हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई मतलब वहाँ पे कम आ रहा है, तो स्टार्टिंग में जो होगा ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज़ करेगा क्योंकि वो फिर एनारोबिक कंडीशन फॉलो करेगा, वहाँ पे ATP चलाना मतलब ATP प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो ATP प्रोड्यूस करेगा वो बहुत हाई नंबर में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली अब एनारोबिक से कितना ही ATP प्रोड्यूस हो सकता है, पर जो इसका कैपेसिटी है उसके हिसाब से काफ़ी जल्दी जल्दी ATP रिलीज़ करता है, बट बाद में जाके वो कम हो जाता है। बाद में जाकर कम होने का रीज़न ये है क्योंकि एनारोबिक कंडीशन है, उसमें वहाँ पे अगर तुम देखते हो कि एनारोबिक कंडीशन अगर तुम्हारा इसमें होता है मसल्स के अंदर में, तो वहाँ पे तुमने देखा होगा कि वो ग्लाइकोलिसिस मसल्स के अंदर में होता है एनारोबिक पाथवे के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो ATP भी वहाँ पे रिलीज़ होता था। उसके बाद हमने देखा था लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा एरोबिक कंडीशन होने लगता है तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन बहुत बढ़ जाता है। लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन बढ़ने की वजह से pH बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो रहता है ना वो सब खराब होने लगते हैं। दूसरा ये भी पॉइंट है इसमें कि जो ब्लड फ्लो होता है वो बेसिकली ब्लड फ्लो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो इन लोगों को चाहिए होता है सेल को नहीं मिल पाता है बेसिकली। बात ये भी होती है कि यहाँ पे जब इस्केमिक अटैक आता है ना तो पुअर प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। पुअर प्रोग्नोसिस का मतलब ये है कि रिकवरी ये लोग का हो नहीं पाएगा कभी भी अच्छे से, मतलब रिकवरी लेवल जो होता है बेसिकली बहुत कम होता है यहाँ पे। तो रिकवरी कम होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखो रैपिड एनर्जी फेलियर हो रहा है, ATP इतना रिलीज़ नहीं कर पा रहे। मैंने बोला ATP स्टार्टिंग में बढ़ाता है वो जितना कर सकता था अपनी कैपेसिटी से, लेकिन बाद में तो उसका ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक कंडीशन के थ्रू जो कर रहा है वो ख़त्म ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एंजाइम भी तुम्हारा ख़राब हो रहा है। तो रैपिड एनर्जी फेलियर होने लगता है, ATP बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा यहाँ पे। उसकी वजह से अब जो हमें ATP की ज़रूरत तो पड़ती है बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अगर ATP ही कम होने लगेगा तो वहाँ उसकी वजह से क्या होता है सेल का डेथ होने लगता है। और अगर सेल डेथ हो जाएगा तो उसका रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इसका पुअर प्रोग्नोसिस देखने को मिला गया है। कैंसर सेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैंसर सेल जो होती है वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी अपनी डिराइव करती है ग्लाइकोलिसिस से। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको मतलब
उसका मेन है कि उसको जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वो सेल डिवीज़न करता है। तो उसके लिए यहाँ से वो रैपिड एटीपी ले लेता है। रैपिड एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे ही चूज़ करता है। फिर आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। हमने प्लाज्मा ग्लूकोज एस्टिमेशन हमने क्लिनिकल बोला था कि हम क्लिनिकल पढ़ेंगे, और जब हम उस समय साइकिल बता रहे थे पूरा ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप्स बता रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जो फ्लोराइड होता है वो इनोलेज को क्या करता था, इनहिबिट करता था। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को प्लाज्मा ग्लूकोज का एस्टिमेशन करना रहता है ना लैब के अंदर में, जब हम लोग ब्लड देते हैं कि हम लोग का प्लाज्मा ग्लूकोज बताओ कितना लेवल का है, तो उस टाइम में ना अगर तुम देखोगे तो जो वो हम लोग बेसिकली किस ट्यूब में लेते हैं, वो जो हमारा ग्रेड टॉप वाला रहता है ना ट्यूब, उसमें लेते हैं। बेसिकली वो फ्लोराइड बल्ब में उसका यूज़ किया जाता है, जिसमें फ्लोराइड बेसिकली प्रेजेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोराइड जो है वो इनोलेज एंजाइम को प्रिवेंट कर, मतलब उसको इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करने की वजह से ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी। अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा तो फिर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, या ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा बेसिकली। क्योंकि अगर ग्लूकोज ही कम हो गया तो हमारा जो हम लोग एस्टिमेट करना चाह रहे हैं ग्लूकोज का अमाउंट, क्या वो कभी सही हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए अगर मान लो कि तुमने ऐसा नहीं किया, तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज लेवल होगा, अगर फ्लोराइड आयन नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट नहीं हो रहा है, तो हर समय वहाँ पे ग्लूकोज यूटिलाइज होता रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस चलता रहेगा। उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा अबाउट 6 मिलीग्राम पर DL पर आवर के लेवल से, ठीक है। तो जो तुम्हारे बॉडी में है उतना ही तुम्हारे ट्यूब में भी आए, वही हम लोग जब लैब में उसको चेक करें उतना ही आए। उसके लिए हम लोग फ्लोराइड बल्ब का यूज़ करते हैं, या ग्रे टॉप वाला जो हमारा ट्यूब होता है उसका यूज़ करते हैं। फ्लोराइड बल्ब के अंदर में बेसिकली हमारे पास सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सीलेट प्रेजेंट होता है। सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सीलेट का रेशियो होता है 1:3। सोडियम फ्लोराइड हम लोग बेसिकली यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रिवेंट हो सके, और पोटेशियम ऑक्सीलेट हम लोग यूज़ करते हैं एज एन एंटी कोगुलेंट, ताकि वह ब्लड का कोगुलेशन ना हो। यहाँ पे हम लोग बेसिकली कुछ एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, मतलब जो एंजाइम्स हम लोग के अंदर हम लोग जो स्टेप्स में यूज़ किए हैं उसको हम लोग अब देखेंगे कि किस किस चीज़ से उसका एक्टिवेशन होता है और किन किन चीज़ों से उसका इनहिबिशन होता है। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, मैंने पहले ही बताया था कि ग्लूकोकाइनेज सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के लिए ही होता है। हेक्सोकाइनेज बहुत सारा और अदर रिएक्शंस में भी आ सकता है। हेक्सोकाइनेज का ना बेसिकली मतलब केएम वैल्यू कम होता है। केएम वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि इसका एफिनिटी जो है ग्लूकोज के लिए वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इसका जो होता है ग्लूकोकाइनेज का केएम वैल्यू ज़्यादा होता है, इसका मतलब इसका एफिनिटी जो है ग्लूकोज के लिए वो काफ़ी कम होता है। हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज बेसिकली जो एंजाइम होता है, बट ग्लूकोकाइनेज को ये इनहिबिट नहीं करता। ग्लूकोकाइनेज को जो इनहिबिट करता है वो है ग्लूकागॉन, और जो उसको एक्टिवेट करता है वो है इंसुलिन। अब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में अगर देखेंगे तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को कौन एक्टिवेट करता है? ये इंसुलिन, AMP, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। तो इंसुलिन क्या कर रहा है? इसको एक्टिवेट कर रहा है। AMP इसको एक्टिवेट कर रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसको एक्टिवेट कर रहा है। सबस्ट्रेट का अमाउंट जैसे मैंने उधर भी मैंने देखा था, मतलब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे जो तो तुम्हारा इंसुलिन इसको एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे इसको AMP एक्टिवेट करेगा, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसको एक्टिवेट करता है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी इसको करता है। मतलब PFK के बीच में आ रहा था ना, ये PFK इसको कन्वर्ट कर रहा था, नहीं ये गलत बोल रहे हो, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा था, 2,6 में नहीं। अभी इसके बारे में मैं बताऊंगी, ये तीनों आराम से याद हो जाएगा। दो याद करके रखो, इंसुलिन और AMP। और जो इसको इनहिबिट करता है वो होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हर एक को ही इनहिबिट करता है, ग्लूकागॉन, फिर ATP, सिट्रेट और साइक्लिक AMP, ठीक है, CAMP। उसके बाद तीसरा होता है तुम्हारा पायरुवेट काइनेज। जैसे मैंने बताया था कि पायरुवेट काइनेज जो होता है वो डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ही एक्टिव रहता है। इसको जो एक्टिवेट करता है वो इंसुलिन। इंसुलिन अगर देखोगे तो वो हेक्सोकाइनेज को भी एक्टिवेट कर रहा था, और ग्लूकोकाइनेज को भी एक्टिवेट कर रहा था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को भी एक्टिवेट करता है, और पायरुवेट काइनेज को भी एक्टिवेट कर रहा है। साथ में एक और है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी इसको एक्टिवेट करता है। जो इसको इनहिबिट करता है वो है इसका ग्लूकागॉन, ATP और CAMP। अगर PFK और पायरुवेट काइनेज में देखोगे तो ग्लूकागॉन भी है, यहाँ भी ग्लूकागॉन है, ATP भी है, ATP भी है, CAMP भी है, CAMP भी, एक्सेप्ट सिट्रेट, यहाँ पे तीनों के तीनों इसको इनहिबिट कर रहा है। तो ग्लूकागॉन, ATP और साइक्लिक AMP PFK को भी इनहिबिट करता है, और पायरुवेट काइनेज को भी इनहिबिट करता है, और इंसुलिन तीनों को इनहिबिट कर रहा है, ग्लूकोकाइनेज को भी, PFK को भी और पायरुवेट काइनेज को भी। यहाँ पे बेसिकली मैंने वही बताया था कि फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के बारे में। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है, कभी कभी PFK2 अगर आ गया ना तो वो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर PFK1 है तो उसके प्रेजेंस में ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा।
अगर ये PFK2 में फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा PFK1 को, और इसको स्टिमुलेट करेगा तो फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। एनर्जेटिक्स की अगर अपन बात करेंगे तो अगर मान लो कि यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक कोई भी पाथवे हो सकता है, तो एरोबिक पाथवे के अंदर में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने देखा था कि NADH रिलीज़ हो रहा था, 2 NADH रिलीज़ हो रहा था। अगर ये एरोबिक है तो ये 2 NADH जो होगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एंटर करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके वो भी एनर्जी हम लोगों को देगा। तो वो 1 NADH जो होता है वो 2.5 ATP देता है, तो 2 कितना देगा, 5 ATP। 2 हमारे पास SLP से आता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, तो 4 ATP हो गया। 2 ATP हमारे यूटिलाइज हो रहा था, और ये सब मैंने बताया कि कहाँ पे तुम्हारा NADH आ रहा था, कहाँ पे SLP आ रहा था, कहाँ से 2 ATP यूटिलाइज हो रहा था। टोटल ATP यहाँ पे आता है 7 ATP। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनारोबिक पाथवे में। तो एनारोबिक पाथवे में 2 SLP है, 2 SLP से हमारे पास 4 ATP आता है, और 2 ATP यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है नहीं जो कि हमारे NADH को भी कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ का NADH तो कुछ यूज़ होने वाला है नहीं, तो यहाँ से सिर्फ SLP वाले से ही हम लोगों को मिलेगा, और 2 ATP जो पहले यूटिलाइज हो गया है वो। तो टोटल ATP कितना हो गया हमारे पास, 2 ATP। तो ये था ग्लाइकोलाइसिस का चैप्टर, मतलब टॉपिक। अगर ये सब समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करो प्लीज़।